बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। लॉन्ग वीकेंड के बाद मैं हूं अरमला हसन। काम पे वापस आने पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका गला मेरे गले की तरह ख़राब नहीं है, या फिर मुहर्रम के ये जो 2 दिन थे इनमें आप फारिग रह कर सो कर हमारी तरह लेजी नहीं हुए। कुछ लोग तो काम कर रहे थे इसके बीच में भी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीकेंड आपका अच्छा गुजरा है और उसके साथ दुआ करते हैं कि जो हफ्ता शुरू हुआ ये आपके लिए बहुत खैर और बरकत का बायस हो। वो सब काम जो आपके पेंडिंग थे वो हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, वीकेंड पे वैसे बहुत सारे लोगों का लॉन्ग वीकेंड था। 3-4 छुट्टियां। इस्लामाबाद में रिपोर्टेडली मुझे लगा आज और कल भी छुट्टी थी कोई लोग। हाँ जी, इस्लामाबाद में बिल्कुल छुट्टी है जी, बिल्कुल, क्योंकि चीन के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या कहना चाहिए, नायब वजीर आजम है, वो आए में हैं और उनकी आमद की वजह से जो असम्बली वगैरह है या जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पे तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस हैं, बैंक्स हैं, इनको ऑफिशियली ऑफ किया गया है। 3 रोज़ा दौरे पे आए उनका 3 रोज़ा दौरा है। बिल्कुल, आज उनकी बड़ी यहाँ मुलाकातें हैं और ये कुछ विजुअल्स भी हैं उनके अराइवल के जब वो मुकम्मल हुए। और ये बेसिकली इनकी आमद का मकसद सी पैक को 10 साल मुकम्मल हुए हैं। इस सिलसिले में चीन में भी तकारीब हुई थी और ये पाकिस्तान में जो तकरीब होनी है मरकजी, उसके ये मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे तशरीफ लाए। That's amazing। चले जी, इस्लामाबाद वालों का तो बहुत वैसे लॉन्ग वीकेंड हो गया, उनकी छुट्टियां 2 एक्स्ट्रा हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मुजस्समा कहाँ पे प्लेस किया बिल्कुल, मदाम तसाव म्यूजियम जो कि मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, दुबई में, वहाँ पे नस्ब किया गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी वालिदा के मुजस्मे के साथ वो खड़े थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। इसकी जो तकरीब रोनुमाई है इसमें वो शरीक हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उनका कहना था इस मौके पर कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में रोशन ख्याली और जमहूरियत की अलामत है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि शहीद बीबी का मदाम तसाव म्यूज़ियम में मुजस्मा पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। और बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने जो जिलावतनी के 10 साल हैं वो दुबई में गुजारे, ये शहर मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल, साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मदाम तसाव म्यूजियम दुनिया भर में शोहरत का हामिल है। दुनिया भर में मारूफ और नामवर शख्सियात के जो वैक्स मुजस्मे हैं, मोमी मुजस्मे हैं, वो मौजूद हैं और इसे एक एजाज़ समझा जाता है। इस म्यूजियम को एक फ्रांसीसी मुजस्मा साज खातून मदाम तसाव ने 1835 में कायम किया था और अब इसकी बरतानिया समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में जो ये म्यूजियम मौजूद हैं और ये पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जितने अजीम लोग हैं, या जितने सेलिब्रिटीज़ कह लें, जितने किसी भी पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से तो दुबई के अंदर इसको प्लेस किया गया उनके वैक्स जो है मुजस्मे को, लेकिन दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है और ये एजाज़ समझा जाता है जब भी किसी का जो वैक्स म्यूजियम है वो वैक्स मुजस्मा किसी म्यूजियम में प्लेस किया बिल्कुल। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारी खातून प्राइम मिनिस्टर जो कि अनफॉर्चुनेटली शहीद हुई इन 2007, उनका मुजस्मा यहाँ पे प्लेस किया गया। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर में देखते हैं आज हमारे पास क्या है। बड़ी खबर में बात करेंगे हुकूमत की मुद्दत की। तो हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 12 रोज बाकी हैं और 12 अगस्त को रात के 12 बजे कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और निगरान हुकूमतें मुल्क भर में इलेक्शन के इनेकाद के लिए सरगर्म भी हो जाएंगी। मगर इससे कबल PDM सरकार ने निगरान हुकूमत से मुतालिक इलेक्शन की एक शिक 230 में तमाम मुजव्वज़ा तरामीम को मंजूर कर लिया है। नई तरामीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के साथ हिंगामी नोयत के मामलात को देखने का भी इख्तियार होगा। हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतालिक इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकेगी, जबकि निगरान हुकूमत के पास पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार भी होगा। और अब निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के जो बेहतर मफाद से मुतालिक ज़रूरी फैसले भी कर सकेगी, मगर निगरान हुकूमत के पास आलमी इदारों से नए मुआहदे करने का इख्तियार नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे से इंतखाबात की ताख़ीर पर सवालात जुट रहे हैं, वो दुरुस्त है या नहीं? क्या ये बाइख्तियार निगरान सेटअप इलेक्शन के इनेकाद के लिए कोई ख़तरा है? इसी पर हमने बात करनी है। और दूसरी इसके साथ ये कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त अहम बैठकें जारी हैं, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराबी वसाइल खुर्शीद शाह ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक की है। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में होना है। खुर्शीद शाह साहब का कोई भी नाम बताए बगैर उनका ये कहना था कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में सियासतदान भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं।
सो देयर इज नो मीडिया गाय, देयर इज नो बिल्कुल, वो पर्सन जो फ्रॉम मीडिया। कुछ जो नाम वहां से अफवाहें भी आ रहे थीं, थे, वो नहीं है। नहीं है। खैर, दूसरी जानिब देखते हैं कि कौन बनेगा निगरान वजीर आजम। 9 अगस्त इज द डेट जिसमें असेंबलियों को तहलील किया जाना है। उधर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक पूरी होगी। मुद्दत पूरी होने से कबल असेंबलियां तहलील करने की समरी सदर को इरसाल कर देंगे। कल छुट्टी के रोज़ हुकूमत ने सेनेट के इजलास में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतल्लिक एक अहम बिल पेश किया और जो हुकूमती इत्तेहाद है इसके अरकान की मुखालफत के बायस ही बिल मुस्तरद कर दिया गया। ताहम इस बिल की तफसीलात के मुताबिक जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है, इससे मुराद नज़रियाती अकायद हो सकते हैं, इसमें मजहबी अकायद हो सकते हैं, सियासी मामलात, फ़िरका वारियत और दीगर ऐसे इशूज़ की खातिर धमकाना, पुरतशद्दुद इंतहा पसंद फ़र्द या तंजीम की माली मुआवनत करना भी इस किस्म की इंतहा पसंदी में एज पर दिस बिल शामिल होगा। बिल्कुल, इसी हवाले से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ अगर बात करें शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस शख्स या तंजीम को लिस्ट 1 और 2 में शामिल किया जाएगा और पुरतशद्दुद फ़र्द के हवाले से या तंजीम के हवाले से उसकी मीडिया तक रसाई और अशात पर पाबंदी होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर इसमें किसी एक सियासी जमात को टारगेट नहीं किया गया ना, जो कि चहम गोइयां हैं, तो ये बिल अच्छा है, जिस पे अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी जानिब कल बाजोड़ में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, 20 अफराद शहीद हुए। इस पे भी हम इज़हार अफसोस भी करते हैं और बात भी करेंगे और वंस अगेन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान को महफूज रखे और ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर पे तज्जिया ले। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो सबसे पहले हम हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ ये जो निगरान सेटअप है, इनके जो इख्तियारात में कह लें इसको ज़्यादा करना, आपको लगता है या निगरान वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाना इस इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, इस पे सवालात भी उठ रहे हैं और साथ साथ इस सेटअप को इतना एम्पावर करना, इस पे भी बहुत सारे एतराज़ात हैं जो कि उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? मेरा ख्याल है कि एतराज़ात बिल्कुल जायज़ हैं और शुकूक व शुबहात भी, क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, तो उनके बारे में भी मेरा ख्याल है कि एक जगह बनती है कि सोचने का लोग मजबूर हो गए हैं कि अगर किसी हुकूमत ने आनी तौर पर 60 दिन के लिए मुकर्रर होना है और इसके साथ साथ ही निगरान हुकूमत एक गैर जानिबदार हुकूमत होगी जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होगा और उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है और इस दौरान जो हुकूमत के मामलात हैं रोज़मर्रा के उनको चलाना है। यहाँ एक जौहरी तब्दीली देख रहे हैं। एक इख्तियारात में जिस कदर इजाफा किया गया है उससे तो निगरान वज़ीर आज़म और एक मुंतखब वज़ीर आज़म के इख्तियारात में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता। गैर जानिबदारियत के बारे में भी कुछ सवाल हैं कि अगर गैर जानिबदार होना है तो फिर ये मामला सिर्फ 2-3 लोग क्यों आपस में डिस्कस कर रहे हैं? 3 जमातें हैं, 2 जमातें बड़ी हैं, एक उनके साथ हमेशा इत्तेहादी रहती है, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पीडीएम में भी 13 जमातें हैं और सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, उनसे कोई बात नहीं हो रही। इसके बारे में शिकायत भी की है। ये मुल्क के मफाद में है। मुल्क के मफाद में अगर सोचना है तो सब सियासी जमातों को आप कानून साजी में भी शामिल करें और साथ साथ निगरान हुकूमत बनाने के बारे में भी शामिल करें, वरना ये होगा कि इसमें डॉक्टर साहब राजा रियाज साहब है ना तहरीक इंसाफ के, बात हो रही है उनसे? जी मैंने कहा राजा रियाज साहब है ना तहरीक इंसाफ के, वो उनसे बात हो रही है, अपोजिशन लीडर है वो, आप मुतमईन नहीं है उनकी वहां मौजूद होने से, उनकी प्रेजेंस से? सुन नहीं पाया, किनसे बात हो रही है? राजा रियाज साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और एज पर हिम। चलो अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुनहरफ हो चुके हैं, वो दूसरी जानिब चले गए हैं, पार्टी ने भी उनको निकाला हुआ है। अब लेबल लगाने से तो चीज़ें हकीकत बदल नहीं जाती। और मसका खेब बात तो यह है कि राजा रियाज साहब से भी बातचीत नहीं हो रही, बातचीत कहीं और हो रही है। तो राजा साहब
देखेंगे कि वो जल्द मुत्तफिक हो जाएंगे और इत्तेफाक करेंगे जो भी नाम उनके सामने आया। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इंतखाबात को एक संजीदगी से लेने की हमें ज़रूरत है। इससे कौमों की तकदीर बदलती है, कौमों का मुस्तकबिल। अच्छा रसूल बख्श साहब, आपने अभी बात की इलेक्शन या इंतखाबात के हवाले से किसका टाइम पर होना। प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि असम्बली की जो मुद्दत मुकम्मल होने से पहले जो असम्बलियाँ तहलील करने उसकी समरी वज़ीर आज़म को सदर को अरसाल कर दी गई है, कर दी जाएगी इनफैक्ट। तो ये तय है, आपको लगता है कि इंतखाबात टाइम पर होंगे? क्योंकि जो ये PDM जमातें हैं, इनके जो आप बयानात हैं, इसमें भी कुछ हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है इंतखाबात को लेकर। डू यू रियली थिंक कि ये सब एक ही टाइम के ऊपर इंतखाबात कराने के ऊपर रजामंदी जाहिर करेंगे, या कुछ ना कुछ हमें इसमें भी एक जो कह लें कुछ कयास देखने को मिलेगा? देखिए, कल कहरा साहब के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो आला सफ के रहनुमा हैं, उनकी बातें, उन्होंने क्या बातें कही हैं कि सारी जमातें PDM का मौक़िफ़ ये रहा है कि असम्बलियों को वक्त से पहले तालील नहीं होना चाहिए। और आइन में ये लिखा गया है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इंतखाबात 60 दिन के अंदर होंगे। लेकिन मुद्दत का तयन है 60 दिन, और अगर वक्त से पहले तालील की जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस वक्त तो ये नज़र आता है, और जो बिल्कुल दुरुस्त है आइनी लिहाज से भी और जमहूरी रिवायात के एतबार से भी, कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इंतखाबात उसके बाद 60 दिन के अंदर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि नहीं हम इसको पहले तोड़ेंगे। अगर वो पहले तोड़ते हैं, 2 दिन भी पहले तोड़ते हैं, 3 दिन भी तोड़ते हैं, 1 दिन पहले तोड़ते हैं, तो फिर वो आईनी शक वो लागू होती है कि इंतखाबात 90 दिन के बाद होंगे। तो क्या इस किस्म के तजादात तो रोजाना हम इनके कॉल और फेल में देखते रहते हैं। तो यहाँ पे एक तनाव तो नहीं है। मेरा ख्याल है ये है कि जो बड़े लीडर हैं कहीं बैठ के वो आपस में फैसला कर लें, लेकिन ये इसके बारे में लोगों के जहन में शुकूक व शुबहात हैं कि अगर 90 दिन करते हैं तो 120 दिन भी हो सकता है, 120 दिन करते हैं तो 360 दिन भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया और आपने कहा कि एक बड़ी जमात है, वो बड़ी जमात है, उसका वोट बैंक भी है, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके आप उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं? एक वक्त था जब बार बार इन्हीं 13 जमातों के लोग मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये कहते थे कि आप इस्तीफे वापस लें, आप असेंबली में आके बैठें। 20 बार ये कहा गया और आप बात करें, बात करने से सियासत होती है। फिर जब इवन इलेक्शन का भी मामला आपसे कुछ अर्सा पहले आया तो बार बार ये कहा गया कि आप इलेक्शन के मामले पे बैठें, और बड़ी मुश्किल के बाद, बड़े दिनों के बाद जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे उन्होंने एक कमेटी बनाई, वो भी बकौल उनके अपने रहनुमाओं के, परवेज खटक जैसे जो उनको छोड़ के गए हैं, वो कह रहे हैं कि उसके पास कोई मैंडेट नहीं था। तो मुज़ाकरात से तो हमेशा राय फरार वही पार्टी इख्तियार करती रही। अब अगर इन 13 जमातों का तर्ज अमल ऐसा है जिसपे मुख्तलिफ दानिश्वर एतराज़ करें कि वो खुद गर्जाना है, तो उस जमात की सियासत पे आप क्या कमेंट करेंगे जिसको बार बार मौका मिला कि वो जमहूरियत को एक चांस दे, बात करे, मुज़ाकरात करे, लेकिन वो कहते थे हम दहशतगर्दों के साथ बैठ जाएंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। अब इन जमातों पर फिर गिला क्या जायज़ है जो हम कर रहे हैं? देखिए, सियासी जमातों का जो भी मौक़िफ़ मुख्तलिफ औक़ात में हो, उससे उनके लिए जमहूरियत का रास्ता तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वो कुछ करते हैं उसके एक रद्दमल के तौर पे अवाम में उनके खिलाफ जज्बात भी पैदा हो सकते हैं, उनकी मकबूलियत में कमी भी हो सकती है, इजाफा भी हो सकता है। 2 बातें हैं यहाँ पे। एक बात तो आपने की कि उन्हें असम्बलियों में रह के अपना काम करना चाहिए था। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल यही है कि सबसे कई गलतियाँ उन्होंने की, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी कि जब अदम एतमाद की तारीख उनके खिलाफ कामयाब हुई थी, वो दिल से उसको तस्लीम करते। एक जमहूरी अमल है, लोग पार्टियां तब्दील करते रहे हैं, उनकी पार्टी से निकल के लोग दूसरी तरफ गए थे, इत्तेहादी भी छोड़ गए थे। तो असम्बली में अगर वो रहते तो पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लिमान का वक़ार कहीं ज़्यादा बुलंद होता, और वो भी मेरे ख्याल में कि एक रिवायती सियासत जो हो रही है मुल्क में उसके अंदर रह के सियासत करते, तो आज जो सूरत हाल उनको का सामना उन्हें करना पड़ रहा है शायद वो ना करते। दूसरी बात जो है मज़ाकरात की,
उसके बारे में मेरे ख्याल में जब उन्हें बुलाया गया तो काफ़ी देर हो चुकी थी, या उन्हें मालूम था कि उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, और असम्बली को भी मेरे ख्याल में उन्हें तालील नहीं करना चाहिए था। वो अलग बात है। तो लेकिन ये है कि अगर ये कहना कि उन्होंने ये चूंकि किया है तो इसलिए ये दुरुस्त कर रहे हैं, ये एक गलती से दूसरी गलती का जवाब पैदा नहीं हो सकता। और जमहूरियत एक के लिए नहीं होती, जमहूरियत सबके लिए होती है। आइन एक के लिए नहीं है, सबके लिए। इंतखाबात एक के लिए नहीं, मुल्क परवेज खटक साहब का ये कहना है, जो कि उनके साबिक वजीर आला भी हैं और वजीर दिफा भी हैं और एग्जीक्यूटिव जो उनकी कोर कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा कि 4 बार इलेक्शंस हमें ऑफर किए गए, 4 बार हमें ये कहा गया कि आप इलेक्शंस ले लें, और वो नहीं माने जिन्होंने मानना था। 4 बार ये हुआ। नहीं, देखें, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान में नहीं होंगे तो मफाहमत की सियासत मुल्क में नहीं चल सकती। और जमहूरियत से हम जो मुराद पाकिस्तान में लेते हैं अक्सर लोग, और हमारे ज़्यादा मेहरबान लोग भी जो सियासत में है, वो मफहूम सियासत में नहीं है। मकसद जमहूरियत का अक्सरियत की डिक्टेटरशिप कायम करनी नहीं, उसको सिर्फ हुकूमत करने का जवाब देना है। आईनी और कानूनी जवाब तो मिलता है अक्सरियत से। अगर अक़लियत मौजूद है, मजहबी है, लिसानी है, सियासी है, नजरियाती है, आपने दरमियानी रास्ता अख्तियार करना है सियासत में। कानून हो, कोई पब्लिक पॉलिसी हो, पाकिस्तान के मफाद में जरूरी है, हर मुल्क के मफाद में जरूरी होता है। अच्छा, तौर पर इकट्ठे मिल के चलना होता है। वो हमने पिछली 3-4 असम्बलियों में ऐसा होता हुआ नहीं देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड कल ये जो छुट्टी के रोज सेनेट में पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी से मुतालिक बिल पेश हुआ, बहुत सारे हुकूमती अरकान की मुखालफत के बाद जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने इसे ड्रॉप किया। आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की कानून साजी को? बहुत सारे लोग इस पर मुखालफत भी कर रहे थे और कह रहे थे कि बाद में यही चीज़ें हमारे सामने भी आ सकती हैं। सो हाउ डू यू सी? देखिए, हमारे गैर मामूली हालात हैं, दहशतगर्दी की फजा है, इंतहा पसंदी है, करप्शन है, बेशुमार मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर। इसीलिए कानून साजी की तो जरूरत है। लेकिन जब कानून साजी आप करते हैं तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए, मुतशद्दिद सोच और पनागाहों को ख़त्म करने के लिए, हिमायतों को और चंदा देने और लेने वालों को आप ख़त्म करते हैं, उनका कलाकमा करते हैं, तो एक तवाज़ुन कायम रखना है कानून, इंसाफ और आज़ादियों में, कि ये ना हो कि इंसानी आज़ादियाँ हम इस हद तक मफलूज कर दें कि कोई ना बात कर सके, ना कुछ आइन के मुताबिक अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त कर सके। तो एक तवाज़ुन की ज़रूरत है, और ऐसे कानून उजलत में पास नहीं करने चाहिए। बैठ के सोचने की बात है। ऐसे कानून बनाने तो कई माह लगते हैं। आप जिस तरीके से कानून साजी हुई है पिछले 3-4 हफ्ते में, ये दुनिया की तारीख की बरतरीन, तेज तरीन ये कानून साजी है। इस तरह से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। आप कह रहे हैं कि कानून साजी करना बुरा नहीं है, लेकिन कंसेंसस और इस पे फहम फरासत के साथ इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर रसूल बख्श रईस, तजियाकार, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में हमने आपको बताया था कि सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर जो चीनी नायब वज़ीर आज़म है ही लीफेंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और 3 रोज़ा दौरे पर उनके हमरा 4 वज़रा भी अभी पाकिस्तान आए हैं। इस दौरे के दौरान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी, और साथ साथ चीनी नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मनसूबों और ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। दूसरी जानिब तुर्क सदर जो हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनका भी आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान है, और इसी पर हम सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो इकनॉमिक एक्टिविटी है, उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ वज़रा आज़म का आना है किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा, और सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने के ऊपर जो ये एक्टिविटी है इस पर भी हम बात करेंगे। और आपने चूँकि नायब चीनी वज़ीर आज़म का जिक्र किया, तो ये दौरा चीनी सदर के दौरे की राह, मिस्टर शी जिनपिंग जो हैं उनके दौरे की राह भी हमवार करेगा। इसके लिए एक रोड मैप सेट करेगा। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफारतकार भी हैं और तज्जियाकार हैं। उनसे ज़रा हम इस हवाले से राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और आपसे ऑफ एंड ऑन बात होती रही है हमारा। ये जो चीन के साथ हमारी सफारती सरगर्मियाँ हैं, 2 के इनका सिलसिला रुका नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि स्लो ज़रूर हुआ पिछले कोई 2-3 साल के टेन्योर के अंदर। और अब एक बार फिर हम एक नई जहद देख रहे हैं, एक नई ज़िंदगी देख रहे हैं
सी पैक के इस मरहले में जिसमें हमने पहले बुनियादी ढांचे पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, अब हम इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कितना मौसर देखते हैं इस दौरे को और कितना फ्यूचर ओरिएंटेड देखते हैं? जी यकीनन देखिए, ये तो गेम चेंजर इसीलिए कहलाता है ये पूरा प्रोजेक्ट, और इसीलिए कहलाता है ये प्रोजेक्ट BRI का सबसे अहम प्रोजेक्ट, यानी बेल्ट एंड रोड का, जिसमें तकरीबन 142 से ज्यादा ममालिक पहले ही किसी न किसी तरीके से मुंसलिक हो गए हैं, और ये तकरीबन $4 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा चाइना खर्च कर चुका है, और बतदरीज ये अपनी आबोताब से बढ़ रहा है, और यही वजह है कि जियो पॉलिटिकल मंजरनामे पर अमेरिका को इसकी फिक्र है, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक कलीदी जी डॉक्टर साहब आज अपने बात पर ये विजिट हाई पावर विजिट है, और उससे पहले उनके वजीर खारजा भी आए, उससे पहले भी हाई पावर विजिट हमारे भी अभी गए। तो जितने थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपने तैयब उर्दगान साहब का जिक्र किया, ये जी थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा सा फिक्स तो कीजिएगा। मैं साथ एक सवाल क्लब कर लेता हूँ। आपने चूंकि हम ही लीफिंग का जिक्र कर रहे हैं जो कि नायब वजीर आजम हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि एक तो प्रेसिडेंट शी के बड़े करीब हैं और इनका बड़ा रोल रहा है जो चीन की इक्तसादियात है उसको रीडेवलप करने में, उसको बेहतर करने में, और इनका बड़ा फोकस है। तो बिलखुसूस इनकी आमद को पाकिस्तान कैसे मजीद मौसर बना सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? आई मीन इन शोबों के ऊपर हमें मजीद बेहतर प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, मजीद एतमाद पैदा करना चाहिए ताकि मनसूबा और बेहतरी से और तेजी से आगे बढ़े। डॉक्टर साहब किसी और जो टेक्निकल इशू है, और इस हवाले से डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि बड़ा इवेंट है, और जिस तरह से अभी हम सी पैक में जो एक्टिविटी के हवाले से मान पहले जो बात करते रहे ऑन एंड ऑफ अपने शो पे, पिछले 2-3 सालों में ये एक्टिविटी हमें कम नज़र आई है। उसकी बहुत सारी रीजंस भी हो सकती हैं, कुछ पॉलिटिकल भी थी, कुछ ओवरऑल वैसे भी, लेकिन इसके बावजूद अब जो इस तरह की एक्टिविटी है पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर साहब एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, और साथ मैंने सवाल किया था जो ही लीफिंग है वाइस प्राइम मिनिस्टर, इनका अपना बड़ा किरदार रहा है चीन के इक्तसादी मामलात के अंदर, तो पाकिस्तान किस तरह ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकता है इनकी शख्सियत से यहाँ पे होते हुए? प्रेसिडेंट शी के बड़े करीबी भी हैं ये। जी हाँ, ये बिल्कुल न सिर्फ करीबी है, बल्कि आप जिस तरह हमारे मुल्क में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है, इस तरह ये डायरेक्टर भी हैं इनके कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो जो उनका सेक्रेटेरिएट है उसके डायरेक्टर भी हैं, और ये लुक आफ्टर करते हैं टोटल जो फाइनेंशियल सेक्टर इनके अंडर में काम करता है, और उसको ओवरसी ये करते हैं। ये $60 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट से डील करते हैं तमाम। तो इनकी अहमियत तो यकीनन एक बहुत ही कलीदी किस्म की अहमियत है, और इससे पहले भी जिस कलीदी ओहदों पर ये रहे हैं, और खासतौर पर फाइनेंशियल साइड में, तो इनके मशवरे के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई प्रोजेक्ट वहाँ कोई मंजूर हो सके चाइना में। तो लिहाजा उस लिहाज से इनकी अफादियत और अहमियत का अंदाजा हो सकता है। लेकिन हम आ जाते हैं कि अभी हमें जो स्लो हुआ, चले वो किस्सा पारीना हो गया, माजी बन गया, लेकिन उसका एक नुकसान हमें हुआ कि स्लो होने से हमारी एक तो जो एक रिलेशन चल रहा था, एक कॉन्फिडेंस चल रहा था चाइना के साथ, उसमें भी फर्क पड़ा, और दूसरा ये है कि स्लो होने से प्रोजेक्ट्स डिले हुए, उसकी कास्ट बढ़ी, और चाइना को इसमें बड़ी तंगी हुई। मेरे खुद जाती तौर पर चाइनीज सफीर और चाइनीज काउंसिल जनरल ने दबे अल्फाजों में इसका गिला किया, खुद मेरे साथ भी। अच्छा। और ये पिछले 1.5 साल पहले की बात है, और जब ये सिलसिला चल रहा था 2 साल पहले की बात, तो उसमें जाहिर है ये पाकिस्तान को इसका जितना नुकसान होना था वो हो चुका। लेकिन इसमें आप ये अंदाजा करें कि 1,92,000 के करीब तखमीना है कि हमारे लोगों को फिलफौर उसमें जॉब भी मिल सकेगी, और जाहिर है बिजली के जो अर्ली हार्वेस्टिंग की है वो लग चुके हैं। तो ये तमाम चीजें अगर हम देखा जाए तो इसका जियोपॉलिटिकल अहमियत और अफादियत अपनी जगह पर, लेकिन अभी तो हमें देखना यह है कि ये $40 अरब का जो मंसूबा तैयार हुआ, जिसमें से जो इसके जो इब्तिदाई लवाजमात हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पाया तकमील उसको होने में ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, ज्यादातर हो चुके हैं। लेकिन अब जो उसके फ्रूट्स मिलना हमें है, 9 जो हमारे इकोनॉमिक जोन है उसमें, लेकिन हमें भी थोड़ी सी अक्ल के नाखून लेने होंगे कि हमें ईज ऑफ बिजनेस, जिस तरह के चाइनीज एम्बेसडर और काउंसिल जनरल ने मुझे बताया, और जिस तरह मुझे यूएई में भी जब मेरे दौरान तैनाती वहाँ सफीर के तौर पर मुझे बताते थे वहाँ के हुक्मरान, कि जब तक कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
यहाँ क्लियर नहीं किया जाएगा, और जब तक ये जितने हमने हर्डल्स क्रिएट किए हुए इन्वेस्टर्स के लिए उसको दूर नहीं किया जाएगा। एक रोशनी की किरण थोड़ी सी नजर आई है कि ये जो काउंसिल इन्होंने फैसिलिटेशन काउंसिल, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, तो अभी इन्होंने हाल ही में जो इब्तिदा की है, इससे उम्मीद हो रही है कि चाइना भी कंफर्टेबल हो जाएगा और बाकी इन्वेस्टर्स गल्फ के, क्योंकि हमारा दूर रस, तो इसके लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये हमें करने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच में ऐड कर लीजिए क्योंकि वक्त की शॉर्टेज में चाहूंगी इसको भी कैटर कर लें। दो के दीगर मंसूबों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ यादाश्तों पे अब दस्तखत भी होने हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये जो रेलवे ट्रैक के हवाले से भी कहा जा रहा है, इसका भी ऐलान किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस एक्टिविटी को? देखिए, इसको तो मैं तो बहुत बड़े तनाजुर में देखता हूँ, जियोपॉलिटिकल तनाजुर में। अगर ये स्टेट ऑफ मलाका यानी साउथ चाइना सी को इस्तेमाल करे चाइना, तो उसको 2 से 3 महीने लगते हैं 16,000 नॉटिकल माइल का मुसाफिर करके अपनी 80% तेल और बाकी मामलात यहाँ से लेके जाता है। और जबकि ये जब रेल लाइन बन जाएगी, और अभी भी जो हमारे पास रोड है जिसको इस्तेमाल भी किया गया है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ 5,000 किलोमीटर रहता है, यानी कि 2.5 से 3 दिन में वो गुजरात टॉप क्रॉस करके अपने टेरिटरी में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी जो इंडियन ओशन में, इंडियन पैसिफिक ओशन में, उसमें जाहिर है उनको बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाएगा। हमारे लिए ये है कि एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा M1 के बनने से, और हमारे सारे के सारे जो गवादर का मामला, हमारा और हमारी राहदारी के जो पैसे, आप अंदाजा करें इजिप्ट को 5.17 बिलियन हर साल मिल रहा है 160 किलोमीटर के सुएज कैनाल पर। अच्छा। और आप अंदाजा करें, और ये आज पिछले साल की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, तो ये सुएज कैनाल पर ये उनको फायदा हो रहा है। तो हमें तो जाहिर है अगर कुछ, बाकी तो इंशाल्लाह हमारे 9 इकोनॉमिक जोन तो बनेंगे ही बनेंगे। हमें इस पे बहुत आस उम्मीद, न सिर्फ आस उम्मीद बल्कि इस पे काम हो चला है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि पाकिस्तान को अक्ल के नाखून लेने होंगे, उन्हें अपने बाकी प्रोजेक्ट जो है PSDP के और दूसरे प्रोविंसेस को, इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। अपने प्रोजेक्ट्स को अलाइन करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो जजीरे बना लेते हैं हम अपने अपने प्रोजेक्ट बनाकर और उसमें अपने अपने मफाद हासिल करके, तो वो उसकी वजह से CPEC के जो असल सम्राट हैं जो हमें हासिल होने चाहिए, उसमें तो आप ये कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड इसमें थिंकिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, ताकि और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फेज से तो हम निकल चुके हैं। आपने 46 बिलियन की बात की, 30 बिलियन हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के फेज से निकल चुके हैं, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एक्टिविटी अब तक होनी थी, फिर वो हमें अब तक होती क्यों नहीं नजर आई? आई मीन बतौर ट्रांजिट जो पाकिस्तान की इस रूट में इस्तेमाल होना था, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या उसमें भी इसी वजह से डिले है कि हम इकोनॉमिक जोन्स मुकम्मल करेंगे एंड देन एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे? और दूसरा इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि जी हम ब्लॉक बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते, हमारा कोई ब्लॉक नहीं है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इससे तो जो हमारी अलाइनमेंट है, नेचुरल अलाइनमेंट भी बीइंग पड़ोसी, हमें नजर चाइना के साथ ही आती है। तो हाउ कैन वी डिनाई दैट ब्लॉक पॉलिटिक्स? देखिए, हर मुल्क अपने मफाद में बात करता है ना, तो पाकिस्तान की जहां मफाद होगा, जाहिर है चाइना हमारा बहुत अजीम दोस्त है, लेकिन साथ में हमारे मुश्तरका मफादात भी हैं। आप प्राइम मिनिस्टर का कल का ट्वीट देख लें, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि मुश्तरका कोऑपरेशन और 1 डिकेड की जो है हमारी ये सेलिब्रेशन है। तो कहने का मकसद ये है कि यस, हमारा ब्लॉक पॉलिटिक्स से हटकर बात हम जितना भी कहें, हमारे मफादात इस तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, और क्योंकि इस तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, तो जाहिर है हमारा SCO की मेंबरशिप, हमारी ECO की मेंबरशिप, हमारी कन्वर्जेंस विद ईरान, रशिया और चाइना, उसमें तो जाहिर है हमारे मफाद इस ब्लॉक में बनते हैं। हम क्यों कहें कि हमारी किसी और ब्लॉक से ताल्लुक नहीं, हम दूसरों से ताल्लुक रखेंगे, मफाद अपना यहाँ। ठीक है डॉक्टर, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा। एकदम ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम सोच रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में कितने ज़बरदस्त लोगों की प्लानिंग्स चल रही थी
ये बरसात से पहले की बात है कि लोग स्केजुअल्स करके और जा रहे थे ट्रैकिंग करने के लिए या पहाड़ों में जा रहे थे, फिर अचानक से ये हुआ कि बारिशें शुरू हो गई। अच्छा, इन बारिशों के अंदर ख़ास तौर पे भारत से, हमने उस दिन भी जिक्र किया था, कुछ इतनी खतरनाक वीडियो, एक तो मैंने आपको भी दिखाई थी, इतनी खतरनाक वीडियोस हमने देखी, लैंड स्लाइडिंग एंड ऑल दैट। अब एक प्रॉब्लम बड़ी हमारे अंदर ये है कि हम ऐसी जगहों पे जाके बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो परेशान हो जाते हैं जब सफ़र पे निकलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, लैंड स्लाइडिंग हो गई। तो इसके लिए एक हल है इसका, वो ये कि थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन कर लिया जाए पहले, है ना? हाँ, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, तो आपको हेल्प हो सकती है, आप बच सकते हैं इससे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए सेगमेंट निकले तेरी तलाश में आज हमारी बात हो रही है कि ट्रैकिंग की ज़िंदगी में जो ख़तरनाक तरीन लम्हात होते हैं, वो किन के बारे में क्या डिस्कशन हो रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब से ट्रैकिंग के हवाले से बात करनी है कि ट्रैकिंग की ज़िंदगी में कई ऐसे ख़तरात हैं जो उनकी ज़िंदगी में आए होंगे दौरान ट्रैकिंग, और हर ट्रैकर की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसी चॉइसेस आती हैं जहाँ पे आपको ख़तरा मोल लेना पड़ता है। अगर आप ख़तरा मोल नहीं लेते तो दूसरी चॉइस जो है वो ज़्यादा बड़े ख़तरे की सूरत में होती है, और ऐसा हो सकता है कि आपको 3 या 4 दिन की ट्रैवलिंग के बाद उसी पॉइंट पे फिर आना पड़े। सब आपके पास ये हिसाब किताब करना है कि आपने 3-4 दिन की हाइकिंग करनी है और एक और पहाड़ घूम के आना है, या ये जो इस वक्त ख़तरा है, चाहे वो नीचे ग्लेशियर है लेकिन एक पाँव रखने की तो जगह है, तो ये मुझे इससे छलांग लगानी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि अब ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, ये कैलकुलेशन से, ये हिसाब किताब से बाहर हो गया है, तो ये ट्रैकर्स की ज़िंदगी में इस तरह के लम्हात आते हैं। तार साहब की ज़िंदगी में कई लम्हात ऐसे आए होंगे। तार साहब से पूछते हैं कि आप जब अपनी माजी में ज़िंदगी को, ट्रैकिंग वाली ज़िंदगी को देखते हैं, तो ऐसे कौन से लम्हात थे जब आपने महसूस किया कि ख़तरा जो है वो हिसाब किताब से बाहर हो गया? हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है करोमर जा रहे थे, और सरे शाम आपको शाएं शाएं की आवाज़ आ रही है, और वो इतनी हौलनाक होती है। आपको पता है कि रास्ते में कोई नाला है, और शाम को नाले चढ़ जाते हैं क्योंकि वो दिन भर की जो है धूप उनको पिघला देती है। रास्ते में एक नाला जो था ऊपर से आ रहा, वो तो क्रॉस कर लिया। दूसरा जो था, और यकीन कीजिए ऊपर से नाला आ रहा है ना, यूं बहता हुआ आपके सामने नीचे सीधा ब्रॉडो में जा रहा है, को मेरा ख्याल आधा किलोमीटर नीचे होता है। मतलब आप उसमें अगर गिर जाते हैं, यू आर गॉन। तो वहाँ पे मैं खड़ा हो गया, और मुझ में एक हिस्स है कि मुझे पता होता है कि ये मेरे लिए ख़तरनाक है। वो जब जाग उठे तो मैं टोटली रिफ्यूज़ कर देता हूँ। मैं कह मैं यहीं से वापस चलूँगा, मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। तो खुशहाल था शायद पोर्टर, वो कहेंगे सर मैं आपको उठा के ले जा। अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन पहले फिर मैंने उनकी जो कल्चर था उसमें ये था कि वो बुज़ुर्गों को, अपनी ख़वातीन को उठा के पार करवाते थे। उसने कहा कि आप हमारे बुज़ुर्ग। वो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो उसका पाँव फिसला। मेरा ख्याल है कि कोई मतलब है कि 5-6 फुट हम उस बहाव के साथ, और यहाँ पे नाला नीचे जा रहा, फिर वो संभल गया। अब शायद रास्ते बन गए हों, लेकिन जब मैं गया था तो जाहिर है कि बहुत कम लोग उधर जाते थे। तो वहाँ पे ये होता है कि कई जो होते हैं रास्ते होते हैं, उन्होंने मुकामी ने बना रखे होते हैं, वो सफ़र जो करते हैं इस, तो वहाँ पे जब वो रास्ता नहीं बना सकते तो वहाँ पे वो रख देते हैं शहतूत या बाकी लकड़ियाँ। उनको उर्फ़ आम में गैलरीज़ कहा जाता है। अब वो गैलरीज़ के ऊपर वो तो गुजर जाते हैं, लेकिन आप कदम रखते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं। तो 2-3 गैलरीज ऐसी आई हैं कि जिसमें हमारे पाँव भी फंसे और हम नीचे गिरते गिरते बचे। इसी तरह एक मुकाम पर आए, वहाँ पे रास्ता गिरा हुआ था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम ऊपर जाएं, और ऊपर इस तरह करके चट्टान थी, और मुझे एक पोर्टर ने पकड़ा क्योंकि कोई जगह नहीं थी ऊपर जाने की, और उसने अपने मेरे बूटों के नीचे हाथ रखे, और दूसरा जो था उसने मुझे खींचा। 2 आदमी खींच रहे। लेकिन मसला ये होता है वकार कि आपके पास 5 लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं और चढ़ना आप नहीं होता। चुनांचे फाइनली जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ और नीचे वही ब्राल्डो या जो रिवर जो है वो गरज रहा है, तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों की तस्वीरें निकाल के देखी। ये हमेशा ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है आपको बच्चे याद होते। एक और जो इनिशली जब मैं ज़माने कदीम में जब फेरी मेडोज़, वाकई फेरीज़ का, टूरिस्ट का मेडो नहीं होता था, फेरीज़ का होता था, तो हम गए बेस कैंप नांगा पर्वत के। मेरे साथ एक जर्मन कपल था
मुशाइला और रॉबर्ट, ये क्या नाम। तो वापसी पे उन्होंने कहा कि जी शॉर्टकट ले लेते हैं। मैं कभी शॉर्टकट के हक में नहीं रहा। बिलीव मी, जो भी पहाड़ों पे लोग जाते हैं, नेवर गो फॉर शॉर्टकट। जो रास्ता बना हुआ है वो सदियों से लोगों ने बनाया हुआ है कि ये रास्ता बेल, वो शॉर्टकट किया और शाम हो रही थी और नीचे हमने देखा कि वो नाले होते, तो वो नाले खुश्क हो चुके होते और वो सारे होते हैं कंकर रेत। अब उनको जब क्रॉस आप करते हैं तो वो फिसलते हैं और नीचे खाइए। अब वो आपको पता ही है कि जर्मन वगैरह ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी चले गए दूसरी तरफ। एक ऐसी जगह आई, मैंने कहा वे मुझसे नहीं होगा, और मैंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, आप फेरी मेडो से कोई बंदा लेके आए। उनका देखो, अगर हम वापस गए, बंदा आते आते रात हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ माइनस टेम्परेचर होगा और यू विल बी गॉन। मतलब यहाँ पे नांगा पर्वत के ऐन दामन में यू हैव टू क्रॉस इट। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो सर पे पड़ जाती है, उसको आपको करना पड़ता है, आपकी चॉइस नहीं होती। चुनाचे मैं आगे बढ़ा हूँ, वो थॉमस जो था उसने अपना हाथ, थॉमस था उसका नाम, हाथ बढ़ाया और वही कि 2 कदम मैंने लिए उन अंग्रेज़ों पे और मैं फिसला हूँ तो उसने मुझे पकड़ लिया और उसी वक्त मैं लटक गया हूँ। एक हाथ से उसने मुझे पकड़ा हुआ और मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने पकड़ा हुआ और यूँ मैं झूल रहा हूँ पेंडुलम की तरह, और मेरे नाक के आगे कोई पहाड़ी पौधा खुशबूदार वो मुझे गुदगुदी कर रही है, मुझे अभी तक याद है। और मुझे नहीं पता कि नीचे खाई कितनी दूर है। वेलकम बैक। बात करते हैं प्रोग्राम में अब अज़्म हिम्मत की मिसाल को पहमा नायला कियानी की, जिनका तस्करा आपने बहुत सुना होगा। पिछले दिनों में तारीख रकम कर दी इन्होंने। पाकिस्तान में मौजूद तमाम चोटियां जो 8000 मीटर से बुलंद हैं उन्होंने सर कर ली, और वो 8000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। नायला ने ब्रॉड पीक चोटी सर की और ये कारनामा सर अंजाम दिया। ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी है। इससे पहले नायला से हमने आपको मिलवाया भी था। इससे कबल पाकिस्तान में K2 नांगा पर्वत, गेशरब्रम 1, गेशरब्रम 2 भी सर कर चुकी हैं और अब ब्रॉड पीक भी सर्च कर ली उन्होंने। इसके अलावा नेपाल में माउंट एवरेस्ट, लोटसे और अन्नपूर्णा को भी सर किया है, और वो नांगा पर्वत, लोटसे और अन्नपूर्णा और गेशरब्रम सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून भी हैं। जबकि 14 में से 8000 मीटर जो बुलंद चोटियां हैं 8, वो सर करने वाली भी पहली खातून है। सो बहुत सारे एजाज़ात नायला ने अपने नाम किए। बिल्कुल, चैलेंजेस भी नायला के बहुत थे, चूंकि हमने इनके साथ पहले भी अपने प्रोग्राम के अंदर ऑन एंड ऑफ डिस्कशन की है और इनकी चैलेंजेस को भी हमने सुना है। लेकिन हम चाहेंगे कि आज हम फिर आपकी मुलाकात नायला कियानी से करवाएं और हम खुद भी उनसे जानें कि इनका ये जो 8000 मीटर बुलंद चोटियां सर करने का जर्नी है, जिसमें इन्होंने पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज़ हासिल किया है, कैसा लग रहा है इनको और इनके जो अगले इरादे हैं वो क्या है। नायला, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नायला, जब भी हम आपसे बात करते हैं हमें आप बहुत खुशी भी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है कि आपके इतने सारे चैलेंजेस थे और आपने उसके बावजूद अपना जर्नी ये जारी रखे हुए हैं। अपने इस नए एजाज़ को लेके अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। कैसा लग रहा है पाकिस्तानी खातून होकर इतने बड़े जो कह लें इतनी ज़्यादा चोटियों को सर करना और फिर इतनी रिकग्निशन मिलना दुनिया भर में? हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक मैंने ये पिछले कुछ महीनों में सब कुछ इतना जल्दी हुआ है दैट इट हैजंट sunk in। तो अभी तक मैं ट्राई कर रही हूँ कि फील करूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन आई बीन टोल्ड कि आई एम द फास्टेस्ट पाकिस्तानी मेल और फीमेल टू क्लाइम ऑल पाकिस्तानी एंड टू क्लाइम 8,000 peaks in 2 years। सो मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि ये मेरे नसीब में आया है। जिस पेस से आप जा रही हैं, चोटियां खत्म हो जाएंगी तो आप क्या करेंगी नायला? तो थोड़ी सी हैं। आई एम एडवेंचरस, तो मैं कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी ढूंढ लूंगी। That's brilliant, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। That was on a lighter side। We know कि ये कितना मुश्किल है। एक दफ़ा आप जो सबमिट करके आते हैं फिर उसको रिकवर करना, फिर दोबारा अपने आप को वो एनर्जी करना, और फिर वी नो कि यू हैव अ फैमिली लाइफ एज वेल। सो क्या ये मुश्किलात वक्त के साथ आपके लिए बढ़ती जा रही हैं, या जो आप ये मनाजिल तय कर रही हैं या आपके लिए आसान होता जा रहा है? हाउ दिस जर्नी गोज ऑन? आई थिंक जो फिजिकली ना माउंटेन समिट करना, मतलब हर माउंटेन पे मुश्किल होती है, लेकिन एक्लाइमेटाइजेशन और जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो थोड़ा सा इजी हुआ है। बट जो बाकी चैलेंजेस है, फैमिली के चैलेंजेस है, जो बाकी मुझे
इवन द कम्युनिटी से जो चैलेंजेस है वो कम नहीं हुए। अच्छा। मतलब मुझे लास्ट ईयर भी बोला जाता था इसको 6 लोग उठा के जाते हैं, तो वो परसेप्शन कुछ लोगों का स्मॉल कम्युनिटी, मतलब इस तरह के भी चैलेंजेस आते हैं, वो कम नहीं हो रहे बिकॉज वो साथ साथ चलते हैं। बट आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड के मतलब 8 चोटियां आपको 6 लोग हर दफा तो 8 और एवरी टाइम ही वाज सक्सेसफुल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो 6000 मीटर पे भी पॉसिबल नहीं है, तो 8000 पे तो यू कांट इवन इमेजिन डूइंग दैट। लवली लवली। अच्छा नायला, अभी नागा पर्वत आपने रिसेंटली सर्व किया है, आप ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ हैं और उसके जर्नी को भी आप हमारे साथ शेयर करें, कैसा रहा और आपकी तबीयत भी कुछ नासाज हुई थी उस दौरान? नागा पर्वत एक्चुअली इट्स कॉल्ड किलर माउंटेन, तो उसको दूसरा मतलब अन्नपूर्णा के बाद उसको स्टैटिस्टिकली उसको ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। लेकिन नागा पर्वत पे अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एक्चुअली द सेकंड पर्सन टू समिट, मतलब आउट ऑफ आई डोंट नो 70 to 100 लोग थे उनमें, तो I found it hard, but my performance was great on Nanga Parbat. I struggled on Broad Peak because Nanga Parbat के फौरन बाद तीन week I had an eye infection and then I had a stomach infection for a week. But I really just wanted to summit because ये पूरा वो जो मोटिवेशन होती है खुद को भी मोटिवेट करना कि दोबारा जाना है कराकोरम में, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रॉड पीक पे मौसम भी बहुत खराब था, बट आई मैनेज टू समिट ब्रॉड पीक इन 2.5 days. वो भी मेरा क्विकेस्ट था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गो अप एंड कम डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। स्किल तो विद द टाइम बेहतर होती है, एज यू सेड कि जो आप पीक सबमिट करते जाते हैं आपकी स्किल, चूंकि एक्सपीरियंस आता जाता है कि किस सिचुएशन में आपने कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरी जानिब देयर मस्ट बी अ मोमेंट व्हेन यू माइट हैव थॉट कि बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है, आगे कैसे जाऊंगी। कोई ऐसा लम्हा आया खास तौर पे? ब्रॉड पीक आपने कहा ज्यादा चैलेंजिंग थी, या नांगा पर्वत पे कोई एक मोमेंट हमारे साथ शेयर कर पाए अगर? ब्रॉड पीक पे आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज ब्रॉड पीक मेरी पाकिस्तान की लास्ट पीक थी एंड ब्रॉड पीक को इजियर पीक समझा जाता है, बट ऑनेस्टली उसकी जो टेरेन थी बहुत मुश्किल थी, उसका समिट बहुत लंबा है और ऑन टॉप उसके जो मौसम था, बिकॉज फोरकास्ट आई डोंट यूजुअली टेक इंटेंशनल रिस्क, तो मौसम जब अच्छा होता है हम तब जाते हैं, बट जब मैं समिट के बिल्कुल पास पहुंची थी मौसम बहुत लाइक एज बैड एज इट कुड गेट, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आई वाज वेरी नर्वस कि शायद मुझसे ये ना हो पाए, शायद आखिरी पीक है ये मुझे हार्ड टाइम दे, बट आई थिंक जस्ट आई हैड अ वेरी गुड गाइड। हम दोनों अकेले ही थे उस वक्त, मौसम ख़राब था तो बाकी टीम्स नीचे आ गई थी, वो हमसे थोड़ा पीछे थी, तो आई मुझे लगा कि शायद ना हो पाए, शायद ना हो पाए। आपके साथ साजिद थे? नहीं, साजिद ने मुझसे कुछ घंटे पहले सबमिट किया था, तो वो नीचे आ गया था, तो हम थोड़ा सा पीछे थे। तो वो मुझे बीच में बार बार ये हो रहा था कि शायद ना हो पाए, बट आई थिंक वो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो आपके माइंड को यूज करके उनको स्टॉप करना पड़ता है कि नहीं, वन मोर स्टेप। तो आई थिंक वो उसी तरह मैंने माइंड यूज करके ऊपर गई एंड ऑब्वियसली काम। आपके नर्व्स, आपकी मेंटल स्टेट, इट शुड बी स्टेबल, आपको थोड़ा अपने फोकस पे रहना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नायला, ये भी बताइएगा बच्चियों को, आपकी फैमिली ऑब्वियसली आपकी बेटियां भी हैं, लास्ट टाइम आपने डिस्कस भी किया था, उनका रिएक्शन कैसा था जब आप जाती हैं सबमिट करके वापस आती हैं? हाउ डू दे रिएक्ट? They are actually very young, so I would like to add, I want to give a shout out to my husband too. Thank you so much, क्योंकि उनकी support के बगैर possible ही नहीं था मैं ये सब कर पाती। But they are very young, 2 and 4, तो उनको exactly पता नहीं है, but my husband's very good because मुझे लगा था कि वो शायद उनसे छुपाता हो कि क्या कर रही है मम्मी, तो they know मतलब उसके पास पूरा मैप होता है, तो जब मैं ऊपर भी जाती हूँ ना, he shows them कि मम्मी is there, मम्मी is this dot, तो उनको से अवेयरनेस आ रही है कि क्या कर रही हूँ, and then वो मुझे बोलती है मम्मी when you go on the top of the world आप हमें बोलना I love you Parisa and Amel, so I do that. That's cool. आपने कहा कि आपको जो कम्युनिटी है उसकी जानिब से चैलेंजेस का सामना बीइंग अ फीमेल माउंटेनियर रहता है, बताइए वो क्या चैलेंजेस हैं और किस किस्म की बातें हैं जिनसे आपको मुकाबला करना पड़ता है, और आपके बाद जो यंग माउंटेनियर्स हैं जो आ रहे हैं, आप भी इनफैक्ट अभी नई ही इस फील्ड में गई और फिर आपने इतनी अचीवमेंट्स कर ली, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उनको क्या रिकमेंड करेंगी? हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज? एक जो हमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं टू बी ऑनेस्ट, जो कम्युनिटी की तरफ से, एंड कम्युनिटी इज आल्सो जो वाइडर कम्युनिटी है, दे वेरी सपोर्टिव, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक लड़की ये सब काम कर रही है। तो मुझे बहुत से, जब मुझे शुरू में मुझे बहुत से कमेंट सुनने को मिलते थे कि नायला नहीं कर पाएगी, नायला नहीं कर पाएगी, बट आई मेड एवरी समिट पॉसिबल। और ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि इनको तो 6 शिर्पा या 6 पोर्टर्स ऊपर उठा के लेके जाते हैं। नाउ ओनली क्लाइंब विद 1 गाइड, और 1 गाइड के लिए हमेशा पॉसिबल ही नहीं होता कि मतलब इस तरह के चैलेंजेस का जस्ट आई हैड टू इग्नोर देम एंड आई थॉट विद टाइम लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, बट देयर सम पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट दैट। तो उसको मैं लड़कियों को यही बोलती हूँ कि डोंट, क्योंकि काफी लड़कियां इस तरह के, या उनकी अगर पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें ना, कुछ क्लाइंबर्स हैं जिनके वाइट रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं करते कि ये काम क्या कर रही है। एंड आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। हर कुछ दिन के बाद एक नई पीक समिट करके और टेलीविजन चैनल्स पे आके जब इन लोगों के दिल जलाएंगी तो वो जेलसी में फिर बोलेंगे तो सही है, तो बनता है उनका इतना तो बनता लेकिन है। उनको इग्नोर करके एक साइड पे रखे, ट्रू, बिल्कुल। कि दैट फ्यूल्स मी। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच नायला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इन द एंड क्विकली बता दें नेक्स्ट क्या प्लान है, कहाँ पे जा रही हैं आप? Next, I think it depends on sponsors. I've been very lucky कि मुझे इस साल 5 पीक्स के सपोर्ट मिली। अगर मुझे और मिली तो I'll try to finish them as quickly as possible ताकि मैं फैमिली के साथ फैमिली की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकूं। आप सलामत रहें, क्योंकि बहुत खतरनाक काम है। बज़ाहिर लगता है जब समिट हो जाता है तो लगता है कि भाई तो समिट ही तो कर लिया, लेकिन अभी रिसेंटली भी हमने देखा अली, आई थिंक हमारे एक माउंटेनियर थे, 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हुई एक हादसे में, तो ये बहुत नाजुक काम है। नायला, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एक्सप्रेसो वंस अगेन। नायला कयानी हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम आपकी मुलाकात करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। नाज़रीन, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुझान बढ़ता जा रहा है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो आने लग चुकी हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रही हूँ, ये वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में पहली टेस्ला गाड़ी लेकर आए थे। तो इनसे चलते हैं, बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इस गाड़ी की प्राइस के बारे में, ये गाड़ी माइलेज कितना देती है, एयरबैग्स कितने हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी में कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इस गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है, मॉडल कौन सा है? जी ये टेस्ला मॉडल एस है। ठीक है। और ये 2017 मॉडल है जी। ठीक है। और आपने ये गाड़ी परचेज कब की थी? मैंने इस साल जनवरी में ये परचेज की। दिस इज द फर्स्ट टेस्ला जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई थी। ये मेरे कजन ने इंपोर्ट की थी, मैंने उन्हीं से बाय की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वंडरफुल एक्सपीरियंस है जी। इलेक्ट्रिक कार का एक्सपीरियंस ही जो है वो एक डिफरेंट है। सर, अगर हम इसके डिजाइन की बात करें, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। स्पोर्ट्स कार लुक है इसकी जो सी है इन्होंने दी है, और इसका मतलब कि आगे ग्रिल नहीं है, सिर्फ एक ग्रूव है, और इसमें ऑटो सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन है, रिट्रैक्टेबल हैंडल्स हैं। इसके हैंडल्स जो उनसे डोर हैंडल्स अंदर चले जाते हैं खुद ब खुद ही। ठीक है। और जब आपने ऑन करते हैं तो वो बाहर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रंट पे देख रही हूँ 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इस गाड़ी में टोटल कितने सेंसर्स हैं? और 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं इसके जो से बम्पर सेंसर्स हैं। फिर इसके अंदर जो है वो कैमरा सेंसर है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर उधर जो है इसकी विंडशील्ड के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। कैमरास कितने हैं इसमें? 3 हैं। फिर एक रिवर्स कैमरा है, एक फॉरवर्ड का कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है। और ये कैमरास बेसिकली ऑटो पायलट में भी हेल्प करते हैं? जी, वो जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है सारों को मिला के जो है ना, इसमें थर्मल कैमरा भी है, रात के वक्त भी ये देख लेती है। इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है। और ये ऑटो है सारी। अब जब इसको रखते हैं तो ये अपना डिम भी ऑटो कर लेती हैं अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है। जब आप मोड़ते हैं तो राइट और लेफ्ट उसके हिसाब से ये अपनी लाइट्स भी उसी तरह मूव कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। सर, अगर इस गाड़ी की हाइट की बात करें, विड्थ की बात करें और लेंथ की बात करें, वो कितनी है? तकरीबन एस क्लास की जो सी है गाड़ी है वो उसके इक्विवेलेंट हैं। और ग्राउंड स्पेस कितना है इसका सर? मैक्सिमम 17 सेंटीमीटर तक ये अपने आप को लिफ्ट कर लेती है। सर, इसकी बूट स्पेस अगर आप हमें दिखा दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि इसमें बूट स्पेस कितनी है। काफी एम्पल स्पेस है इसमें। जी, काफी है इसके अंदर जो है ना, क्योंकि इसमें टायर नहीं है तो गुड स्पेस। फिर इसके नीचे भी इसके अंदर स्पेस है, काफी स्पेशियस है, तो आप अपने बैग ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी स्पीड देके आपने डरा तो दिया मुझे एकदम से। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि ये 0 to 100 कितने सेकंड्स में? 3.8 सेकंड्स में। अच्छा सर, अब मुझे इस गाड़ी के कुछ इंटीरियर के हवाले से बताएं, मुझे भी, मेरे देखने वालों को भी, कि क्या फ़र्क है जी टेस्ला में और बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में?
टेस्ला जी पायनियर है इन इलेक्ट्रिक कार्स विद द लार्ज टेस्ला स्क्रीन। इसकी जो सी स्क्रीन है ये 15 इंचेस की स्क्रीन लगी हुई है। ठीक हो गया। और इसके अंदर इधर सारी इसकी डिटेल्स आ रही है, इवन टायर प्रेशर्स, ट्रिप, कितने किलोवाट चार्ज किया आपने, कितनी किलोवाट जो सी है वो यूज़ हुई है, और कितने वाट्स जो सी है वो यूज़ कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो इस गाड़ी का जो मेन कंट्रोल है वो ये डिस्प्ले है जी। इसमें सारे इसके फंक्शन जो से हैं, नेविगेशन इसमें है, ऑडियो, एयर कंडीशनिंग, सस्पेंशन है, इसके ऊपर आप इसको रेज कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सी बात अच्छी मुझे लगती है, जो बाकी मेरे ख्याल में इतनी गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नहीं है, इसके अंदर इसकी जो सस्पेंशन है वो मेमोराइज कर लेती है। जैसे आप स्पीड ब्रेकर से गुजार रहे हैं, तो अगर मैं इसको, क्योंकि स्पोर्ट्स कार वर्जन है तो इसको स्पीड ब्रेकर्स पे पाकिस्तान में ये लगती है, तो मैं इसको सस्पेंशन रेज करके वेरी हाई कर देता हूँ, तो ये मेमोराइज कर लेगी। अगली दफ़ा वहाँ से जब गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप को रेज कर लेती है। फिर इसकी लाइट्स जो सी हैं वो, स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी सारी इसकी स्क्रीन पे है। अच्छा, अगर हम इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो किस तरह के मोड्स हैं इसमें? इसके अंदर 2 मोड्स हैं जी, एक स्टैंडर्ड मोड है और एक लो एक्सेलरेशन मोड है। ठीक है, तो आप बेसिकली कौन सा? और ऑटो पायलट है इसके अंदर। पाकिस्तान में भी इसकी जो सी है वो सॉफ्टवेयर है नहीं, तो वो इसलिए ऑटो पायलट मोड के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा लिमिटेड। इस पर्टिकुलर इस मॉडल के अंदर समन भी है कि अगर आपने गराज में गाड़ी पार्क कर दी है तो मैं इसको अपने मोबाइल से कॉल करके बाहर अपने तक खुद ही ड्राइव करके सेल्फ ड्राइविंग में आ जाएगी। सर, एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं या इस गाड़ी के फंक्शंस हैं जो प्रैक्टिकली बेहतर हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी ट्रैफिक और रोड्स को माइंड में रखते हुए? सबसे पहले तो जी इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक जो सी है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग जो सी है वो घर पे होती है। मेरे घर पे वैसे भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो सी है मुझे फ्री ट्रिप पड़ता है इसका डेली का, और मेरी अबाउट 50 to 60 किलोमीटर्स डेली की जो सी इसकी रनिंग है। ठीक है, उसमें ये कोई अबाउट 10 किलोवाट जो सी है वो चार्जिंग 10 यूनिट्स लेती है चार्जिंग के। तो अगर आप वैसे भी बिजली पर चार्ज करें तो अगर 40 रुपीज़ का भी आप यूनिट लगाएं तो 400 रुपीज़ पर डे। तो घर पे आप जब इसको चार्ज करते हैं तो ये कितने टाइम में चार्ज हो जाती है गाड़ी? ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स में, 2.5 घंटे में हो जाती है। फिर इसकी बैटरी की लाइफ की बात करें तो कितनी बैटरी की लाइफ है इसकी? इस वक्त ये जो रेंज दे रही है 306 किलोमीटर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक ये पैसेंजर सीट पे एयर बैग का डिस्प्ले दिया हुआ है। जी, इसमें 8 एयर बैग्स हैं जी। 8 एयर बैग्स हैं, 2 ये फ्रंट पे हैं, इसके अलावा जी 2 साइडों पे हैं, रेयर पे हैं। ठीक है सर, इसकी जो सीट्स हैं इसके बारे में हमें बताएं। लेदर सीट्स हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक हैं टोटली, जो है आप उधर से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। और एक फीचर जो मुझे पसंद है वो इसके अंदर वॉइस कमांड है, प्ले माई समर वाइन। Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. प्राइस बताएं कि इस एस क्लास टेस्ला की प्राइस क्या है पाकिस्तानी? पाकिस्तान में तो इसकी प्राइस मुझे नहीं अभी पता, लेकिन बाहर जो सी है ये न्यू जो सी है वो $100,000 से लेकर तो $125,000 की है ब्रांड न्यू। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मजा आया टेस्ला की ड्राइव लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो सेगमेंट है ये पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम याद करेंगे बरे सगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब को, जिनको हमसे बिछड़े 43 साल बीत गए। मोहम्मद रफ़ी दिसंबर 1924 को कोटा सुल्तान सिंह में पैदा हुए। 13 बरस की उम्र में मोहम्मद रफ़ी को पहली बार एक कॉन्सर्ट में आवाज़ का जादू जगाने का मौका मिला और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद रफ़ी ने दुनिया मौसीकी में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे बाहर सी आ गई। फिल्म जुगनू के गीतों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और उसके बाद कामयाबियों का ये सिलसिला कभी थम न सका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जनाब। उम्मीद है आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। मंडे को हमने आपकी एनर्जी अप करने की कोशिश की है। अल्लाह करे हमारी एनर्जी पूरा हफ्ता बरकरार रहे और आपकी कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।